सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर में मोहम्मद यूनिस की जो इंटरिम सरकार है, इसको उस वक्त में बाइडेन की सरकार का पूरा आशीर्वाद था, जिसके चलते इसने बांग्लादेश के अंदर में तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना भाग के यहां पे भारत आ चुकी थी दोस्तों। अब इसने सोचा कि बांग्लादेश को हम एक ऐसी तरह बात करेंगे भारत के साथ में, भारत को आंखें दिखाएंगे, क्योंकि विदेशी कुछ ताकतें थी दोस्तों जो भारत के विरुद्ध उस वक्त में काम कर रही थी, और भारत के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ में मिलकर काम कर रहे थे भारत के खिलाफ। तो मोहम्मद यूनिस ने सोचा कि भाई बाइडेन हमारे साथ में है, क्या कर लेगा इंडिया हमारा, और वो इंडिया को प्रोवोक करता था, इंस्टिगेट करता था, ये सोच के कि इंडिया एक बार गलती से उसके ऊपर में अटैक कर दे या कोई एक्शन ले। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही, कुछ महीनों में ही वहां पे अमेरिका में सरकार बदल ली, और सरकार बदलते के साथ वहां पे आ गए डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक आंख से मोहम्मद यूनिस को देख नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद यूनिस ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई ऐसी बातें करी है पास्ट में, और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसने भाई कैंपेन भी किया था मोहम्मद यूनिस ने। ये कंगलादेशी 2 टके का औकात नहीं है, इसकी खुद का पजामा इसका उधार में लिया हुआ है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में प्रचार कर रहा था, कैंपेन में इसका रोल था। सोचिए आप, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से डील करेंगे बांग्लादेश को। ये सबको पता है, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए तो पूरे विश्व के सामने ये बात कही थी। तो अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया, मोहम्मद यूनिस का दिमाग खराब हो गया, तो अब इसने अपना बाप बना लिया, दूसरा बाप चाइना को, कि अब हमारा बाप नहीं रहा, अब हमारे बाप जिनपिंग। तो मोहम्मद यूनिस दौड़ा दौड़ा चाइना भागा। चाइना के साथ में 9 ऐसे एग्रीमेंट किए दोस्तों, जो कि भारत की संप्रभुता को चैलेंज करता, भारत के नेशनल सिक्योरिटी पे एक इंपैक्ट क्रिएट करता, और कुछ ऐसी बकवास की इसने मोहम्मद यूनिस ने चाइना में जाके, जिसको भारत इजीली नहीं लेगा और ना ही लेना चाहिए। अब इसीलिए भारत ने उसके ऊपर में एक पहला एक्शन लिया है। ये तो बस ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं कहूंगा मैं, ये कहूंगा टीजर है। तो हुआ क्या दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अग्रीमेंट होता था, ट्रांसशिपमेंट अग्रीमेंट। इस ट्रांसशिपमेंट अग्रीमेंट के तहत में बांग्लादेश अपना जितना भी एक्सपोर्ट होता था, जितने भी आसपास के पड़ोसी राज्य है, कंट्रीज है, वो भारत का रूट यूज करके एक्सपोर्ट करता था। और ये भारत ने फेवर किया था 2020 में बांग्लादेश को, क्योंकि हमारा पड़ोसी भी था, शेख हसीना की सरकार एक फ्रेंडली सरकार मानी जाती थी, भारत के फेवर में थी। अब दोस्तों, भारत ने जैसे ही ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट को रद्द किया, बांग्लादेश की करोड़ों रुपए का नुकसान होगा उनको पर डे के हिसाब से, करोड़ नहीं करोड़ों। अब वैसे ही कंगाली में आटा गीला जैसी हालत है बांग्लादेश की, खाने को पैसे नहीं है भिखारियों के पास में, बिजली इंडिया से मांगते हैं, ऑयल एंड एनर्जी गैसेस मांगते हैं दोस्तों, पर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उधार दे दो, सब्सिडाइज्ड चावल दे दो हमें, सब्सिडाइज्ड गेहूं दे दो। फरमाइश ऐसे करते हैं जैसे 7 स्टार होटल में जाके करोड़पति लोग नहीं बोलते, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, पॉकेट में इसके पैसे नहीं है, फिर भी इंडिया को बोलता है आप हमें सब्सिडाइज रेट में ये दीजिए वो दीजिए। तो अब इस ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट के रद्द होते के बाद में अब भूटान, नेपाल जैसे कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि पूरे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट जितना भी बांग्लादेश करता है, उसमें 75% टेक्सटाइल बेस्ड एक्सपोर्ट करता है। ये इतनी बड़ी तादाद में ये टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के अंदर में जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज थी, वो सारे ऑर्डर ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑर्डर सब भारत पूरे करता है। वो कंपनियां फिर भारत आ चुकी है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में लग चुकी है और ऑलरेडी चालू हो चुकी है। अब जो बची कुछ ही थोड़ी बहुत इंडस्ट्री वहां पे है टेक्सटाइल की, वहां पे बिजली तो आती नहीं है, 8-8, 15-15 घंटे, 14-14 घंटे बिजली जाती है, तो वो इंडस्ट्री कैसे चल सकती है आप सोचिए खाली दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं पूरी, और पूरी
फोर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री होगी। वही हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में। अब बांग्लादेश के एक नेता हैं, उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो हमसे माल खरीदते हैं और जो हम माल बेचते हैं बांग्लादेश के अंदर में, इन लोगों की मीटिंग में बात हो रही है इन लोगों की आपस में कि कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा तरीका देखते हैं क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत महंगा हो जाएगा सामान और क्या हो सकता है, लेकिन आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। बोलते हैं ना जाहिल इनको बोलते हैं दोस्तों, ये कंगालियों को पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं है कभी, इनको बेसिक सेंस भी नहीं है। आज अगर ये एरोप्लेन से अगर भेजते हैं ना अपने सामान, अपना एक्सपोर्ट, तो सामान से ज्यादा महंगा तो दोस्तों उनकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का खर्चा आ जाएगा। और आप सोचिए, आपने अगर एक दुकान में 10 रुपए का आपको सामान मिल रहा है, अब वही दुकानदार आपको बोलता है चिंता मत कीजिए सर, मैं ही आपको माल दूंगा, वो 10 रुपए की जगह 12 रुपया हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरी तरह से लॉजिस्टिक्स का इंतजाम कर रहा हूं। और वही सामान आपको मैं 10 रुपए में दूसरी दुकान में मिल रही है, तो आप क्यों 12 रुपया देने जाओगे? और वो 10 रुपया वाला सामान वो 12 रुपए से कई गुना अच्छा मिलता है। तो ऑटोमेटिकली भूटान और नेपाल की जितनी रिक्वायरमेंट है वो इंडिया खुद पूरी कर सकता है। इंडिया को भी इनफैक्ट बांग्लादेश से कोई सामान चाहिए होता नहीं है, फिर भी बांग्लादेश के अंदर में भिखमंगी ना छाए, इसीलिए भारत थोड़ा बहुत खरीदते रहता था सामान। ठीक है चलो ये भेज दो, चलो वो भेज दो, थोड़ा बहुत। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत ने ही बसाई है बांग्लादेश के अंदर में, तो बांग्लादेश के अंदर में था क्या, भारत के साथ में बांग्लादेश के अंदर में करार हुआ कि चलिए हम लोग आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप करने में पूरी मदद करेंगे। इसके चलते जितने भी टेक्सटाइल के आसपास में भारत इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, यहाँ पे बंद कर दिए गए थे इंडस्ट्रीज कि चलो बांग्लादेश को हम लोग थोड़ा हेल्प करेंगे, सब्सिडाइज्ड कॉटन देंगे उनको। इस तरीके से उन्होंने शुरू की और अब वही भारत को आके दिखा रहा है। तो हुआ ये है कि ये भाई साहब चाइना चले गए थे, चाइना में बैठ के इसने एक बयान दिया था। वो बयान ये था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लैंडलॉक है। भाई पूरा मुल्क उनका है, भारत के पास जितना समुद्री तट है ना, शायद ही बहुत कम कंट्रीज के पास इतना समुद्री तट है, और नॉर्थ ईस्ट का ही है इंडिया, तो इनको कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कह दिया था कि लैंड लॉक्ड है, चाइना क्यों नहीं एक एक्सपेंशन करता अपने बिजनेस का, इट्स लाइक एन एक्सपेंशन टू चाइनीज इकोनॉमी, उसने ये कहा था। तो नॉर्थ ईस्ट को भी फायदा पहुंचेगा उससे। बेसिकली वो इंडिया को चाबी लगा रहा था और चाइना को बोल रहा था चिकन स्नेक है, 22 किलोमीटर का एरिया भारत का, बड़ा सेंसिटिव है, तो अगर तुम वहां पे आ जाते हो तो बाद में तुम देख लो क्या करना है इंडिया के साथ में, हम आपको वहां पे आने की अनुमति देते हैं वाया तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट इतना पुराना, एक लॉन्ग वेटेड इनकम्प्लीट एजेंडा है भारत और बांग्लादेश के बीच में दोस्तों। जब शेख हसीना की सरकार थी, हालांकि शेख हसीना भारत की फ्रेंडली रिलेशंस है, उस वक्त में भी फ्रेंडली रिलेशंस होने के बावजूद ये अग्रीमेंट कभी पूरा नहीं हुआ भारत के साथ में। अब बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस ने साइन कर लिया है चाइना के साथ में कि तुम आके वो तीस्ता रिवर का जो बैराज का जो है पूरा वो तैयार करो, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट। हम चाइना को अनुमति देते हैं कि आप यहाँ पे आइए, जो कि एकदम चिकन स्नेक के पास में है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों। अब वहां पे आपको पता है ग्वादर के अंदर में जब चाइना गया था तो वहां पे पूरी अपनी आर्मी का एक बेस बनाया हुआ उसने। कल को चाइना अगर अपनी वहां पे बेस बना ले और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है ना भाई भारत की, तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बांग्लादेश के अंदर में 4 बांग्लादेश करने चाहिए। बांग्लादेश ऐसा है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ना, जो चिकन स्नेक के पास में है, ये जो 100 किलोमीटर का एरिया है, पूरा बांग्लादेश का मुंडी तक यहां से धड़ से वो पूरा अंदर खींच लेना चाहिए भारत को। छोटा चिकन स्नेक अच्छा भी नहीं लगता और भारत को ले लेना चाहिए। अब शुरुआत हो चुकी है, भारत ने पहला करंट खाली दिया है उसकी सहन शक्ति नापने के लिए कि ये लो करंट, एक वैक्सीन दी है खाली। अब इसके बाद में दूसरा डोज लगेगा वैक्सीन का, फिर बूस्टर डोज लगेगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश को अब डोज दिया जाएगा।
दोस्तों बांग्लादेश के पास में दो पोर्ट है, एक है दोस्तों मोंगला पोर्ट और एक है चिटागांव। चिटागांव जो पोर्ट है दोस्तों इनका वो है म्यांमार के पास में। और म्यांमार को तो क्या, म्यांमार को अभी खाली एक व्हाट्सएप किया जाएगा ना तो म्यांमार एक्टिव हो जाएगा और बांग्लादेश संभालते नहीं संभाल पाएगा उस एरिया को, उस बॉर्डर को। और दूसरा जो है दोस्तों मोंगला पोर्ट, वो वेस्ट बंगाल के काफी करीब में है, तो बांग्लादेश वहां से अपना थोड़ा बहुत छोटे मोटे चप्पू बप्पू जहाज वहाज चलवा लेता है। तो अब वहां पे चाइना को उसने कहा है कि आप वहां पे अपना वो बनाइए एक बढ़िया सा पोर्ट जैसा, वहां से आप ऑपरेट कीजिए। मतलब जो चाइना सोचिए आप दोस्तों, हरमन टोटा पोर्ट में जो किया उसने चाहे श्रीलंका के अंदर में, वही उसको बनवा के देने की अनुमति दे रहा है कौन, मोहम्मद यूनिस। ये भारत थोड़ी एक्सेप्ट करेगा भाई, भारत कभी कर ही नहीं सकता और भारत ये होने भी नहीं देगा। अब भारत ने ये जो किया है ना, ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट को बंद किया है, वहां के जितने भी थोड़े बहुत बिजनेसमैन है ना जो बांग्लादेश के अंदर में, और वो कंपनियों के कितने हजारों लेबर्स होते हैं, उन सबको नौकरी उनकी भी खतरे में आएगी। ये सारे बिजनेसमैन अब सारे वहां के जितने भी लोकल है, ये दौड़ा दौड़ा के मोहम्मद यूनिस को नंगा करके ढाका की सड़कों में दौड़ा दौड़ा के घसीट के मारेंगे। आप देख लीजिएगा, इसको इतना मार मारेंगे ना, ये झांगिया पहनते भागते हुए दिखाई देगा ढाका शहर के अंदर में। मोहम्मद यूनिस को अभी पता नहीं है, मॉब जब इनके पीछे पड़ेगी बांग्लादेश के अंदर में, तब इसका क्या होने वाला है। अजीत डोवाल, एस जयशंकर और अमित शाह जी की परसों दिन मीटिंग हुई थी। आपको पता है भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन तहव्वुर राना, जो कि मास्टरमाइंड था, आप सबको पता है, वो वीडियो मैंने कल रात को भी बनाई थी डिटेल्ड में, उसके बारे में चर्चा हुई है। बांग्लादेश को लेकर चर्चा हुई है दोस्तों, 1.5 घंटे मीटिंग चली है। तो ये बांग्लादेश जो चाइना की गोदी में बैठा है ना, ये मोहम्मद यूनिस की थोड़ी सी उसकी मुंडी को 180 डिग्री घुमाने की अब जरूरत है। अब भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत ने कह दिया कि अगर चाहे तो 6 घंटे के अंदर पूरे बांग्लादेश को घुटनों पे ला दिया जा सकता है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां के वो शेख हसीना यहाँ पे बैठी है, वो भी मना कर रही है कि भाई देखिए जो भी करिए उतना हार्श मत होइएगा। अब शेख हसीना की थोड़ी हम लोग सुनेंगे भाई, शेख हसीना बताएगी कि भारत को क्या करना चाहिए। 2 टके का भिखमंगा देश, रात को क्या खाएंगे इनको नहीं पता, चावल मछली वेजिटेबल सब कुछ इंडिया से इनको चाहिए सब्सिडाइज रेट में। प्लस ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाता है, कॉटन कहां से जाता है, कॉटन भी इंडिया से जाता है। इनकी फार्मास्यूटिकल सारी नीड कौन पूरी करता है, इंडिया करता है। सबसे बड़ी बात ऑयल एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ये भारत देता है उनको। अभी ऐसे बिजली कट कर दे, एनर्जी सप्लाई, ऑयल सप्लाई बंद कर दे ना, पूरे बांग्लादेश के अंदर में गाड़ियां बंद हो जाएगी, सड़कों के ऊपर में जाम लग जाएंगे, तेल ही नहीं रहेगा तो कैसे वो ऑपरेट करेंगे बताइए। अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नियम है दोस्तों की जो लैंडलॉक कंट्री रहती है उनको रूट देना पड़ता है दूसरी बड़ी कंट्रियों को, तो भारत कैसे इसको रद्द कर सकता है इस एग्रीमेंट को। तो भाई पूरी तरह से लैंडलॉक नहीं है बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास में थोड़ा समुद्र है, भले वो इंडिया पूरी तरह से कैप्चर करता है लेकिन उसके पास है तो टेक्निकली तो है, तो लैंडलॉक नहीं कह सकते उसको। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट है भाई बांग्लादेश के साथ में, इसमें कहा WTO आ गई, ये तो इंडिया फेवर कर रहा था कि चलो भिखारियों तुमको मदद कर देते हैं। अच्छे मन से नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। अब तुम लोग सोचते हो कि आंखें दिखाएंगे भारत को, तो आंखें निकाल के नरेंद्र मोदी जी गोल कंचे खेलना जानते हैं। और ये मोहम्मद यूनिस को भी पता नहीं है, जब मॉब इनके पीछे पड़ेगी ना बांग्लादेश की, आप देखते जाइए, अभी तो बहुत कुछ होना है, बांग्लादेश का क्या हाल होने वाला है आप देखते जाइए। अब नरेंद्र मोदी जी नेगोशिएशंस करने के मूड में नहीं है। बिम्स्टेक की जब नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पे थाईलैंड में, तो वहां पे भी इससे मुलाकात हुई थी इस भिखारी के साथ में, मोहम्मद यूनिस के साथ में। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हाथ मिलाया था ना, मोहम्मद यूनिस को अच्छे से समझा दिया था कि 3-4 दिन है तेरे पास, मैं जब तक भारत जाऊं,
ज्यादा उछलना मत। अगर कुछ कर सकता है तो समाधान करो, नहीं तो फिर तैयार हो जाओ। ये समझा दिया होगा पक्का नरेंद्र मोदी जी ने। और इंडिया आए नरेंद्र मोदी जी, कुछ दिन के अंदर में ये वाला एग्रीमेंट, पहला करार बंद कर दिया, पहली वैक्सीन लगा दी बांग्लादेश को। बांग्लादेश के कुछ जाहिल अनपढ़ गवार बोलते हैं हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, बट वी विल फाइंड आउट सम अदर वेज। ये बांग्लादेश के भिखारी ने कहा। भाई फाइंड आउट करते रहो, आराम से फाइंड आउट। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। भारत ने ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। बांग्लादेश को करोड़ों रुपए की नुकसान होने वाला है अब, और हो रहा है ऑलरेडी। बांग्लादेश को अब दिमाग में काम नहीं कर रहा कि हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अपना सामान इन कंट्रीज को। बाकी दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर यूज करते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी उनकी। तो ये सब लेके अब बांग्लादेश थोड़ा तिल मिला रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट दूसरा डोज देने की तैयारी में ऑलरेडी है। अजीत डोभाल अब छोड़ेंगे नहीं इनको। अजीत डोभाल जब आ गए हैं पिक्चर में तो वो फोड़ फाड़ के ही जाएंगे सामने वाले को। तो आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों? प्लीज आप सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो का प्लीज कमेंट करके बताइएगा इन कंगालियों का क्या हाल होने वाला है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।